वेलकम क्लास। कल हमने स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का मैकेनिज्म जो है वो डिस्कस किया था। और अब इस यूनिट में, इस चैप्टर में जो लास्ट चीज़ बची है हमारे, वो है आपका केमिकल चेंजेज ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, या हम कहें इसको कि पेशीय संकुचन के समय होने वाले रासायनिक परिवर्तन जो हैं वो क्या क्या होते हैं और किस प्रकार से इसमें ये होता है। इसको हम डिटेल से लें, उसके पहले एक शॉर्ट अकाउंट में आपको यहाँ पर देना चाह रहा हूँ कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये बात हम कह रहे हैं। और सिस्टम में जो बायोकेमिकल सिस्टम है हमारा, इसमें सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा? आपका एटीपी होगा। यानी एटीपी का यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ पर किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। और इसमें कोरी साइकिल के ऊपर एक छोटा क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और 1 नंबर का क्वेश्चन तो इसमें काफ़ी सारे बनते हैं, इसके बारे में भी हम बाद में चर्चा करेंगे। तो एटीपी का यूटिलाइजेशन इसमें कहाँ कहाँ पर होता है? पहली चीज जो हमने एक्टिन वाला बताया था यहाँ पर, कि जो जी एक्टिन है, ग्लोबुलर एक्टिन जो होती है, उसका फिलामेंटस एक्टिन में या फाइब्रस एक्टिन बनने में जो पॉलीमराइजेशन होता है, वहाँ पर एटीपी जो है वो काम में आती है और आपका जी एक्टिन जो है एफ एक्टिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जो इस स्लाइड में यहाँ पर हमने दिखा रखा है। दूसरी चीज जो एक्टोमायोसिन बनती है, ये भी हमने बताया था कि एक्टिन और मायोसिन मिलकर के एक्टोमायोसिन जो है वो बनती है। और उसमें एटीपी का रोल किस प्रकार से होता है ये हमने देखा था कि मायोसिन हेड में एटीपी की जो एक्टिविटी है वो होती है। तो एक्टिन और मायोसिन के बनने के लिए, जुड़ने के लिए, उनके बीच में जो क्रॉस ब्रिज जो बनता है, उसको बनाने के लिए यहाँ पर आपको एटीपी की आवश्यकता होती है। और जब वो क्रिया पूरी हो जाती है तब हमने देखा था कि किस तरह से जो एटीपी है वो एडीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इनके बारे में बाद में थोड़ा सा और डिटेल में हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज जो कि जो एटीपी है उसका रीफॉस्फोराइलेशन होता है और उससे आपको वापस एटीपी जो है वो प्राप्त हो सकती है। तो एटीपी में जो पहली चीज अगर हम बात करें यहाँ पर, इसको भी बाद में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। ये एक ओवरव्यू है कि हम आज इस क्या क्या चीजें इसके बारे में हम आज देखने जा रहे हैं। जो फॉस्फेजन क्रिएटिन फॉस्फेट है, सीपी, क्रिएटिन फॉस्फेट और एटीपी, एडीपी, ये मिलकर के आपका एडीपी को एटीपी के अंदर कन्वर्ट कर देता है और आपका क्रिएटिन जो है वो बन जाता है। ये देखिए आप यहाँ पर ये बना रखा है हमने यहाँ पर, क्रिएटिन फॉस्फेट प्लस एडीपी, एटीपी प्लस क्रिएटिन जो है वो बन जाता है। अब इस डायग्राम में हमने एक और बताने की कोशिश की है कि जब एनर्जी का लेवल जो है वो हाई हो जाता है, तब आपका जो क्रिएटिन फॉस्फेट है, जब आप अगर दौड़ रहे हैं उस समय पर पेशियों को जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तब क्रिएटिन फॉस्फेट जो है वो इस एडीपी को एटीपी के अंदर कन्वर्ट करके और हमें ऊर्जा लगातार जो है वो देता रहता है। इस के थ्रू, डायग्राम के थ्रू हमने यहाँ पर ये बताने की कोशिश आपको की है। एक आपने ये देखा होगा कि लैक्टिक एसिड साइकिल जो है, इसके ऊपर भी 2 नंबर का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो आपने इस चीज़ को महसूस किया होगा कि जब हम कोई फिजिकल एक्सटेंसिव लेबर जो है वो करते हैं, कोई बहुत मेहनत का काम करते हैं, जैसे आप कहीं दौड़ लगाई है, आपने बहुत दिनों से दौड़े नहीं है और आपको दौड़ना पड़ा है, तो मसल में पेन जो है वो होने लग जाता है। तो उसमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन मसल के अंदर हो जाता है, क्योंकि जो ग्लूकोज है उससे जो ऊर्जा मिल रही है मसल को, वो अगर सफिशियंट नहीं है, तब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होकर के लैक्टेट जो है वो बनता है। और उसके कारण से आपका बाद में लैक्टेट जो है वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस से, ग्लाइकोजन से, लीवर के अंदर जा करके। लेकिन जब ये ब्लड इसको जब तक वहां से नहीं हटाता है, तब तक हमारे मसल के अंदर जो है वो दर्द रहता है, मसल फटीग हो जाता है, यानी मसल में थकान आ जाती है और ऑक्सीजन डेबिट हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है वहां पर। और एक हम बात करेंगे यहाँ पर कोरी साइकिल की। तो जितना लैक्टिक एसिड बनता है उसका 4/5 जो लैक्टिक एसिड होता है वो ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और जो 1/5 जो बचता है ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम बाद में थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। और इसमें डिटेल में के लिए मैंने आपको कहा था कि इसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं, कि कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके इसके अंदर दी हुई है। तो आपकी जो बुक है उससे हम इसको लेकर के और कुछ बात करते हैं इसके बारे में डिटेल से, कि संकुचन के समय पर जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसकी
1906 में ही इसका वर्णन कर दिया गया था लॉयबी और सिकेविच के द्वारा। और जैसा मैंने अभी बताया आपको कि एटीपी की आवश्यकता वहां पर होती है। एटीपी कैसे मिलती है हमारे आपको यहाँ पर? भोजन के ऑक्सीकरण से मिलती है, ये हम जानते हैं, इसको हम पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको यहाँ डिटेल से हम नहीं लेंगे। दूसरा जो मुख्य सोर्स है इसका, वो हम कह रहे हैं कि मसल फॉस्फेजेंस, जिसकी हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए फूड के लिए हमने कहा था कि फूड जो है कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनती है और इससे एटीपी जनरेट होती है। ठीक है, ये आपका कि फॉस्फेजन के द्वारा पेशियों को श्वसन से ऊर्जा किस प्रकार से मिलती है, इसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि पेशी में एटीपी की मात्रा काफी कम होती है और संकुचन जो है उसके कारण से कुछ सेकंड तक ही हो सकता है। तो एक उच्च ऊर्जा के सोर्स के रूप में यहाँ पर क्रिएटिन फॉस्फेट जो है वो सीपी जिसे हम कह रहे हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर पाया जाता है। क्रिएटिन काइनेज जो एंजाइम होता है वो अपना एक हाई एनर्जी फॉस्फेट समूह एटीपी के ऊपर स्थानांतरित जो है वो कर सकता है, जिससे एटीपी और क्रिएटिन जो है वो लगातार वहां पर बनते रहते हैं। ठीक है, तो क्रिएटिन फॉस्फेट प्लस डीपीपी, क्रिएटिन काइनेज एंजाइम, ये क्रिएटिन और एटीपी का फॉर्मेशन जो है वो वहां पर करता है। और कुछ जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं उसके अंदर फॉस्फोआर्जिनेज भी पाया जाता है जो क्रिएटिन फॉस्फेट के समान ही काम करता है। इन दोनों पदार्थों को मिलाकर के फॉस्फोजेंस कहा जाता है। ठीक, तो ध्यान रखिए फॉस्फोजेंस किस कहा जाता है, इसके बारे में एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फॉस्फोजेंस, या फॉस्फोजेंस से क्या अभिप्राय है। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि क्रिएटिन फॉस्फेट और फॉस्फोआर्जिनिन जो कि मसल्स में एडीपी से एटीपी बनाने का कार्य करते हैं वो फॉस्फोजेंस कहलाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्रिएटिन फॉस्फेट है उसको लगातार आपको रिजुविनेट करते रहना है और जो एटीपी है वो बाहरी सोर्स से मिलेगा। तो जनरली माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इसके सोर्स होते हैं एनर्जी के, हम जानते हैं यहाँ पर। और क्रिएटिन फॉस्फेट के बनने के लिए अंतिम रूप से जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी से ऊर्जा हमें मिलती है वो निर्भर उसके ऊपर ये होता है। एटीपी जो है वो पेशियों में पाए जाने वाली प्रोटीन एक्टिन और मायोसिन के साथ मिलकर के एक एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स जो है वो बनाती है, जो मैं जैसे मैंने पहले कहा था एक्टिन प्लस मायोसिन प्लस एटीपी मिलकर के फिर आपका एक्टोमायोसिन जो है वो बनता है। जो फर्स्ट मैंने आपको एक स्लाइड दिखाई थी उसमें डिटेल से इनके बारे में हमने थोड़ा सा चर्चा की थी, हमने कहा कि इसके बारे में हम डिटेल से बात कर रहे हैं। तीसरा जो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जैसे मैंने कहा था आपको कि उसकी वजह से मसल्स में पेन जो है वो होता है। तो जब आप कोई पेशीय कार्य कर रहे हैं, जैसे दौड़ रहे हैं या जैसे लगातार आप वेट लिफ्टिंग का काम आप कर रहे हैं, तब क्या होगा कि हमने ये कहा कि एटीपी की बहुत कम मात्रा वहां पर है, उसके अलावा जो ऑक्सीजन अवेलेबल है मसल्स में वो समाप्त हो सकती है, और उसके कारण से जो ग्लूकोज अगर वहां अवेलेबल है मसल्स के अंदर उसका ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन उसको लगातार पूरी मिल नहीं रही है, पेशी जो है बहुत काम कर रही है, उसके कारण से ऑक्सीजन की कमी वहां पर हो रही है। और इसके कारण से जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो जो ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया हो रही है हमारी, उससे क्या बनता है पायरुविक एसिड, और ये पायरुविक एसिड जो है फिर वो आपका टीसीए साइकिल के अंदर जाता है जब ऑक्सीजन अवेलेबल होती है तो। लेकिन अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तब आपका जो पायरुविक एसिड है वो लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जनरली जो पायरुविक एसिड है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अंदर ऑक्सीकृत होता है, लेकिन हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड का निर्माण जो है वो कब होगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, और एंजाइम होगा यहाँ पर लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज, जिससे कि ये आपका ये पायरुविक एसिड है CH3COCOH और CH3CHOH, ये आपका लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। ये जो लैक्टिक एसिड बना है ये मसल से फ्लूइड के अंदर, जो जिस फ्लूइड के अंदर मसल्स हैं वहां पर ये चला जाता है और इसको ले जाया जाता है लीवर तक, और जैसे मैंने आपको कहा था कि 4/5% जो है वो ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट जो है वो हो जाता है, और बचा हुआ 20% 1/5 भाग का ऑक्सीकरण हो जाता है, और उससे कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण जो है वो हो जाता है। तो ये जो ग्लाइकोजन वापस बनी है लैक्टिक एसिड से, ये ग्लाइकोजन कहाँ जाके स्टोर होगी आपका लीवर के अंदर, और वहां से जब आवश्यकता होगी इसकी तब इसको ग्लूकोज में बदल करके और पेशियों तक वापस ले जाया जाता है। ये जो क्रिया है इसको पूरा कोरी चक्र के नाम से जाना जाता है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो इसको एक बार आप वापस समझ लीजिए, अभी मैं बता चुका हूँ आपको यहाँ पर कि देखिए मसल के अंदर ग्लाइकोजन है और ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होगी। ग्लाइकोलाइसिस के बाद
अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, ग्लाइकोजन जो होती है मसल में वो पहले ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हुई, ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होगी, पायरुविक एसिड बनता है, और पायरुविक एसिड अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो लैक्टिक एसिड बन जाता है, जो कि ब्लड में ले जाया जाता है। वहां से इस लैक्टिक एसिड को लीवर में ले जाया जाएगा, और हमने ये कहा था कि 80% पार्ट जो है, 4/5 पार्ट जो है, वो इसका वापस ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा लैक्टिक एसिड से। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। और उसके बाद जब आवश्यकता होगी इस ग्लाइकोजन से ग्लूकोज की, तब इसका विघटन होगा और ग्लूकोज बनेगा। ये क्रिया कहलाती है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। इन दोनों के ऊपर भी एक एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड व्हाट इज ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस तो क्या हो गया, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का निर्माण, और जो नए ग्लाइकोजन बन रहे हैं जो कि नॉन ग्लूकोज मॉलिटी से बन रहे हैं, जैसे लैक्टिक एसिड से बना है यहाँ पर, ये है ना, तो इसलिए इसको हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहेंगे। और ये पूरा कौरी चक्र होता है, और इस पर 2 नंबर का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो आपको ये पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन करना है कि देखिए बेसिक चीज क्या है इसके अंदर, कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, और उसके कारण से जो ग्लाइकोलाइसिस के बाद पायरुविक एसिड बना है, जिसको कि टीसीए साइकिल के अंदर एंटर करना था ऑक्सीजन होने पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर के, और आपका ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जो है वो चलानी थी, लेकिन ऑक्सीजन नहीं होने से वो ऊर्जा की आवश्यकता उसको तत्काल है पेशी को वहां पर, क्योंकि वो बहुत काम कर रही है। तो इसलिए इसमें ये जो आपका पायरुविक एसिड बना है वो लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और ऊर्जा मिलती है, एटीपी मिलेगी। यहाँ पर भी उनकी मात्रा कम होगी, लेकिन क्योंकि वहां पर नीड है, अभी आवश्यकता है, इस वजह से ये क्रिया जो है वो इस प्रकार से यहाँ पर हो रही है। और उसके बाद जो लैक्टिक एसिड बना है वो क्या करेगा, मसल्स में पेन करता है, दर्द होता है उससे, इसको ब्लड के थ्रू लीवर तक ले जाया जाता है, और वहां पर ग्लूकोनियोजेनेसिस की क्रिया के द्वारा इसको ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो लगभग 80% पार्ट इस तरह से लैक्टिक एसिड का इसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो लीवर के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर हुआ है, इसको ग्लूकोज के अंदर वापस कन्वर्ट कर लिया जाता है। ठीक है, इसको ग्लाइकोजेनेसिस भी कहा जाता है, और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनना ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहा जाता है। ओके, और ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है वो मसल के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर किया जा सकता है, इसको ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है। तो 3 टर्म हो गई है यहाँ पर, देखिए, पहला ग्लूकोनियोजेनेसिस, इस रेफरेंस में समझे हम तो लैक्टिक एसिड से ग्लाइकोजन बनना, देन ग्लाइकोजन से वापस ग्लूकोज बनना, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, और ये जो ग्लूकोज है मसल में जाकर के वापस ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ये आपका ग्लाइकोजेनेसिस हो जाएगा। ओके, यही चीज जो है वो हमने डिटेल से यहाँ पर इसको बताने की कोशिश की है कि किस तरह से ग्लाइकोजन जो है वो 6 फॉस्फेट, और फिर ये आपका पायरुवेट हो गया, और लैक्टेट के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले अगर हम मसल की बात करें यहाँ पर, तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, फिर पायरुवेट बनेगा, जो कि अगर ऑक्सीजन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं है तो आपका जो पायरुवेट है ये लैक्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो लैक्टेट है फिर ये ब्लड के थ्रू लीवर तक ले जाया जाता है, और वहां पर इसको ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो इसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड का फेट, फ्यूचर ऑफ लैक्टिक एसिड, या कोरी साइकिल इसको कहा जाता है ना। तो मायोकाइनेज जो एक्टिविटी है पेशियों में, ये भी मैंने आपको बताया था वहां पर, कि पेशी में एटीपी का एक दूसरा सोर्स और होता है मायोकाइनेज एंजाइम, और ये पेशी एंजाइम एक अणु एटीपी से उच्च ऊर्जा फॉस्फेट को स्थानांतरित करने की क्रिया को प्रेरित करता है, जिससे एटीपी और एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का निर्माण जो है वो यहाँ पर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि पेशियों को और अधिक आवश्यकता है, तब मायोकाइनेज क्या करेगा, 2 एटीपी से एक 2 एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से, मायोकाइनेज एंजाइम से हमें एक एटीपी और एक मोनोफॉस्फेट जो है वो मिल जाता है। तो इस तरह से इंस्टेंट आपको जो एनर्जी का सोर्स है वो आपका यहाँ पर काम करने लग जाता है। ठीक है, ये पेशी के अंदर किस प्रकार से होती है क्रिया, इसको यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है कि देखिए यहाँ पर मायोसिन है, ये एटीपी इसके साथ जुड़ती है, मायोसिन एटीपी, एक्टिन इसके साथ, और एक्टोमायोसिन बनती है, यहाँ पर एटीपी काम में आती है। ओके, और जब ये वापस डिसोसिएट हो जाता है तो एडीपी रिलीज हो जाती है।
इसी तरह से ये जो एडीपी बनी है, इस एडीपी को वापस आपको रिजुविनेट करना है, तो 2 एडीपी मायोकाइनेज के साथ मिलने से मोनोफॉस्फेट और एटीपी बन जाता है। इसी तरह से ग्लाइकोजन से जब लैक्टिक एसिड बना है, तब भी आपको ग्लूकोज के थ्रू एटीपी वहां पर ये मिल रही है। तो ये आपका ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया हो सकती है, या एनारोबिक हो सकता है जिसमें लैक्टिक एसिड बन सकता है, या आपका ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन हो सकता है। इस तरह से ऊर्जा जो है वो यहाँ पर मिलती है। ये सुनने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन चीजें बहुत आसान हैं। आपको ये समझना है कि एटीपी किस तरह से मिल रही है हमारे को यहाँ पर, है ना। तो फेट ऑफ लैक्टिक एसिड के नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लैक्टिक एसिड का क्या भविष्य होगा। तभी आपको कोरी चक्र जो है उसको आपको समझाना है, जो कि कोरी और एंडरसन ने बताया था, जिसके बारे में हमने यहाँ पर बात की है। लास्ट में हम आ जाते हैं इसके अंदर पेशियों के कुछ अभिलक्षण, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं पेशियों के, इनके बारे में अगर हम बात करें तो 2-3 चीजें जो हैं वो हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि पेशियों का जो संकुचन हो रहा है उसकी इंटेंसिटी क्या है, तीव्रता क्या है। इसको नापने के लिए एक यंत्र काम में लिया जाता है जिसको कि काइमोग्राफ कहा जाता है। हमारे प्रैक्टिकल में हम एनिमल का यूज करना बंद कर चुके हैं, तो जब आप लैब में आएंगे तब मैं आपको इसका एक वीडियो बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से काइमोग्राफ जो है वो लिया जाता है। तो जब हम पढ़ते थे उस समय पर हमने ये सभी एक्सपेरिमेंट किए हैं। जो फ्रॉग की जो मसल ट्विच होती है उसको इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम यहाँ पर काइमोग्राफ के थ्रू बता सकते हैं। ठीक है, इसमें आप देखिए किस तरह से इसको काम में लिया जाता है कि ये आपका काइमोग्राफ है। यहाँ एक मोटर लगी रहती है जिससे कि एक ड्रम जुड़ा हुआ है जो कि लगातार घूमता रहता है। इसके ऊपर या तो हम एक कार्बन लगा सकते हैं नीचे और उसके ऊपर व्हाइट पेपर लगा सकते हैं, या जो ओल्ड मेथड है वो है कि इसमें आपको जो स्मोक पेपर लगाया जाता है। स्मोक पेपर का मतलब जैसे कोई मोमबत्ती वगैरह जला करके पेपर को काला कर लेते हैं ऊपर, उसकी लो के ऊपर धुएं से उसको काला करके पेपर को इसके चारों तरफ लपेट करके और रख दिया जाता है। और उसके बाद में ये तो एक अलग सेपरेट सिस्टम हो गया जो रोटेट करता रहेगा यहाँ पर। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, यहाँ पर गैस्ट्रोनीमियस मसल जो होती है वो लगा देते हैं। तो जैसे ही बैटरी से इसको करंट मिलता है मसल को, तो मसल जो है वो संकुचन और प्रसरण होने का काम करती है, जिस प्रकार से तंत्रिका आवेग से ये होता है। तो जब ये संकुचित होगी तब आपका जो इंडक्शन कॉइल से इसको करंट मिल रहा है, वहां पर हम क्या करते हैं, निडल लगा देते हैं जो कि इस काइमोग्राफ को टच करके रहती है। तो आपका बेलन लगातार घूम रहा है और वो निडल जो है वो इसके टच होती रहती है, तो एक ग्राफ हमें यहाँ पर मिलता है, उसको काइमोग्राफ जो है वो कहा जाता है। तो इसमें मेंढक की गैस्ट्रोनीमियस मसल जो है वो काम में यहाँ पर ले जाई जाती है, जिसको कि हम इसकी ये जो मसल है इसकी खास बात क्या है कि इसमें हमारी जो साइटिक नर्व होती है और फीमर के भाग के साथ में इसको शरीर से बाहर निकालते हैं। अभी एक्सपेरिमेंट जो है वो बंद हो गए हैं, लेकिन जो थ्योरेटिकली जो चीजें हैं वो आपको यहाँ पर समझनी चाहिए। तो ये जो पेशियों में संकुचन और प्रसरण हो रहा है उसको समझाने के लिए काइमोग्राफ जो है वो काम में लिया जाता है। तो पेशियां जो है इसमें कुछ गुण प्रदर्शित करती हैं, उनके बारे में हम बात करें यहाँ पर। इसको हम कहते हैं सिंगल मसल ट्विच, यानी एकल पेशी स्फुरण या झटका लगना। इसमें क्या होता है कि तंत्रिका के द्वारा उद्दीपन मिलने पर पेशी जो है अनुक्रिया करती है और एक कॉन्ट्रेक्शन उसके अंदर होता है, या जिसको हम कहते हैं पेशी स्फुरण या झटका इसको कहा जाता है। तो इसमें काइमोग्राफ के ड्रम पर हमें 3 अवस्थाएं जो है हम देख सकते हैं। एक कहलाता है लेटेंट पीरियड, दूसरा कॉन्ट्रेक्शन पीरियड और तीसरा अनुशीतलन का पीरियड। लेटेंट पीरियड वो पीरियड है जहां पर की एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है आपको, कोई क्रिया वहां पर नहीं हो रही है, लेकिन जब आप उसको बैटरी से थोड़ा सा करंट देते हैं तब उसमें संकुचन होता है और उसके कारण से आपको एक पीक जो है वो वहां पर मिलता है। काइमोग्राफ पर अभी डायग्राम में दिखाया था मैंने आपको, देखिए ये वाला इस तरह से कि ये आपका लेटेंट पीरियड हो गया और फिर ये कॉन्ट्रेक्शन वाला पीरियड हो गया, है ना। जो जहां पर कॉन्ट्रेक्शन होता है तो एकदम ये निडल जो है ऊपर की ओर आती है और इस तरह से एक मार्क जो है वो इसके ऊपर बन जाता है। ठीक है, तो उद्दीपन देने के बाद में जब हमने उसको बटन दबाया है करंट का, उसके कितनी देर बाद जो है वो पेशी में संकुचन होता है ना। ये जो फेज है आपका वो लेटेंट पीरियड कहा जाता है, जो कि लगभग 0.01 सेकेंड होता है। यानी आप इसको रियल टाइम में देखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, जैसे आपने बटन दबाया और आपको एक पीक जो है वो उसके ऊपर मिल जाता है। इसके बाद आती है संकुचन प्रावस्था। तो संकुचन प्रावस्था में मैक्सिमम संकुचन होता है, ये 0.04 सेकेंड तक देखी जाती है
और इसके पश्चात पेशी जो है वो अपनी वास्तविक स्थिति में वापस आ जाती है, जिसमें 0.1 सेकंड का समय जो है वो लगता है। तो इसमें आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये इस तरह से मिलता है हमें कि पहले स्ट्रेट लाइन जा रही है, फिर ये ऊपर की ओर आएगा ग्राफ, फिर नीचे आएगा और फिर वापस स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, यानी ये वापस अपनी पुरानी स्थिति के अंदर आ गया है। तो स्ट्रेट ये लाइन कौन सी है? जब हम उसको करंट नहीं दे रहे हैं। जब हम करंट देते हैं तब वो बहुत कम सेकंड के लिए, जैसे हमने कहा था कि 0.01 सेकंड का जो टाइम है उसमें, उसके बाद में उसमें संकुचन होने लग जाता है और फिर वो संकुचन वापस पूरा होता है और फिर वो नॉर्मल कंडीशन के अंदर आ जाती है। ये एक सिंगल मसल ट्विच का है कि हमने एक बार उसको इलेक्ट्रिसिटी से थोड़ा सा स्टिमुलेट किया तो वो एक बार जो है वो संकुचन उसके अंदर होता है। दूसरा कैरेक्टर है इसका समेशन, कि यदि हम जो कर रहे हैं उसमें कि पेशी को अनुशीतलन होने के पहले ही दोबारा अगर हम उसको स्टिमुलेट कर देते हैं, यानी यहाँ पर इस केस में हम वापस करंट उसको वापस देते हैं, तो ये पेशी जो है तुरंत दोबारा संकुचन की क्रिया को दर्शाती है और ये जो है आपका समेशन कहलाता है। यानी हमने क्या किया, यहाँ पर दो बार उसको स्टिमुलेशन दे दिया। तो जो समेशन का मतलब क्या होता है? योग, संकलन, जोड़ जोड़ करना। तो इन दोनों ही प्रभावों को वो एक साथ प्रदर्शित यहाँ पर करेगी। तो दूसरा संकुचन जो है वो पहले संकुचन से जुड़ जाता है और पेशी जो है वो और अधिक छोटी जो है वो हो जाती है। ये हम यहाँ पर इस डायग्राम में दिखाया हमने कि हमने ये रेफ्रेक्टिव पीरियड आपका यहाँ संकुचन जैसे ही दिया, आपने संकुचन हुआ और जैसे ही वो अनुशीतलन में जाने लगती है उसके पहले हम सेकंड स्टिमुलेशन दे देते हैं, तो फिर वो और ज्यादा जो है वो संकुचित होगी। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं कि नॉर्मली जो इतना सा आना चाहिए था पीक इसका, वो पीक इस जगह के ऊपर आ रहा है, तो इसलिए इसको हमने समेशन कहा है। एक होता है आपका ट्रेपे या सोपान घटना। ट्रेपे या सोपान का मतलब होता है स्टेयरकेस इफेक्ट भी इसको कहा जाता है, सीढ़ी नुमा। यदि हम लगातार उद्दीपन इसको देते रहें, एक उद्दीपन पर सेकंड की दर से दिया जाए, तो संकुचन की एक सीरीज हमें मिलती है। इस संकुचन के बाद वाला संकुचन परिणाम में पहले वाले संकुचन से थोड़ा बड़ा होगा, जैसा हमने इसके समेशन में दिखाया है। ये जो घटना है इसको स्टेयरकेस फिनोमिना कहा जाता है। इसको देखिए आप यहाँ पर, ये लगातार अगर हम देते रहेंगे तो आपका जो काइमोग्राफ है वो आपको ऊपर आवृत्ति को प्रदर्शित करते हुए हमें मिलेगा। एक होता है टिटनेस। यदि पेशी तंतु को अनुशीतलीन अवस्था में आने के पूर्व पहले ही दोबारा उद्दीपन दी जाए तो पुनः संकुचन की क्रिया को प्रदर्शित करता है, जो हमने यहाँ पर 2-3 ट्रेपे, स्टेयरकेस इफेक्ट और समेशन बताया है। तो इसको टिटनेस जो है वो कहा जाता है। यदि हम मेंढक की बात करें तो उसमें अगर 20 से 30 उद्दीपन पर सेकंड की दर से दिया जाए तो वो क्या होगा कि वो जो शिथिलन हो रहा है वो कम होता जाएगा और इसके कारण से एक तुल्यकालिक संकुचन जो है वो इसके अंदर नजर आता है, जिसको कि इनकम्प्लीट टिटेनस कहा जाता है। इसको भी डायग्राम में हम यहाँ पर पेशी अभिलक्षण में दिखाया गया है। और यदि उद्दीपन की दर 35 से 50 सेकंड कर दी जाए तो पेशी संकुचन की क्रिया को प्रदर्शित करती है, जिसमें आंशिक शिथिलन भी नहीं पाया जाता है, यानी वो कंप्लीटली आपका संकुचित अवस्था में ही रह जाती है, वापस रिलैक्स जो है वो नहीं आती है। ये देखिए यहाँ पर ये कंप्लीट टिटनेस है, ये बिल्कुल इतने टाइम तक ये लगातार संकुचन की अवस्था में यहाँ पर रही है। और ये आपका इनकम्प्लीट टिटनेस है कि इसमें बीच बीच में उसमें थोड़ा वापस संकुचन और प्रसरण होता रहता है, लेकिन वो संकुचित अवस्था में ही रहती है, अनुशीतलन पूरी तरह से उसके अंदर नहीं होता है। एक आता है मसल फटीग, यानी थकान, पेशी श्रांति। अगर हम लगातार उद्दीपन दे रहे हैं, जैसे हमने कहा कि 35 से 50 जो है वो पर सेकंड हमने स्टिमुलेशन दे दिया जाता है, तो धीरे धीरे कॉन्ट्रेक्शन का फोर्स जो है वो कम होने लगता है और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि आप उसको अगर और ज्यादा स्टिमुलेट कर रहे हैं तब भी वो संकुचन उसके अंदर नहीं होगा और इसको मसल फटीग कहा जाता है, यानी कि पेशी जो है वो थक गई है, उसमें ऊर्जा अब नहीं बची है। तो कारण क्या है? पहला जैसे मैंने कहा था कि ऊर्जा खत्म हो गई है। दूसरा, लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और कीटोन जो है वो वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं, ऊर्जा वहां पर नहीं मिल रही है। और लगातार काम में आने से एसिटाइल कोलिन जैसे पदार्थ का संश्लेषण जो है वो कम हो जाता है। एक और लक्षण है इसका ऑल और नन नियम इसको कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पेशी को अगर हम उद्दीपन देते हैं तब या तो वो संकुचित होगी या नहीं होगी। मैंने आपको याद करिए कि एक टर्म बताई थी, थ्रेशोल्ड, दहली, यानी वो मिनिमम अमाउंट जो कि यहाँ पर पेशी की बात करें हम तो संकुचन के लिए आवश्यक होता है, उससे अगर कम मिलता है तो उसके अंदर संकुचन नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि हम थोड़ा सा स्टिमुलेशन दे दें तो चलो पूरा संकुचन जो मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर हो रहा था उसकी जगह पर वो 2 मिलीमीटर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। या तो संकुचन होगा तो पूरा 1 सेंटीमीटर का होगा
और नहीं होगा तो बिल्कुल संकुचन उसके अंदर नहीं होगा। ठीक है, और बाकी चीजें मैं पहले बता चुका हूं आपको यहाँ पर। और एक लास्ट चीज और बच जाती है इसमें कि कार्य के आधार पर पेशियां जो है वो किस किस प्रकार की होती है। तो पहली जो है उसको हम फ्लेक्सर मसल्स कहते हैं। इसमें संकुचन में जो अस्थियां हैं वो अंदर या पीछे की ओर जो है वो खिसकती है, जिससे दोनों अस्थियां जो पास पास आ जाती है, जैसे हमारा बाइसेप्स मसल्स जो होती हैं, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, जिनसे कि हमारा हाथ जो है वो चल रहा है। एक होती है एक्सटेंसर मसल। इसमें ये क्या करती है कि जो अस्थि जो संरचना होती है उसको ये बाहर की ओर निकालती है, जैसे ट्राइसेप्स मसल्स हो गई। एक होता है आपका एबडक्टर मसल, ये अंगों को शरीर की अक्ष से दूर ले जाती है, जैसे डेल्टॉइड पेशियां हैं, जो कि हमारे आपने देखा होगा डेल्टॉइड रिज जो है वो पाया जाता है, उससे उसके साथ में ये लगी हुई रहती है। एक होती है एडक्टर मसल्स, फोर्थ टाइप, ये अस्थियों को शरीर के अक्ष की ओर ले जाती है, जैसे कि आपका लेटिमस डोर्सी मसल जो है, जो कि इन अस्थियों को शरीर के अक्ष के पास में लाती है। इसी तरह से प्रोनेटर मसल, ये हथेलियों को नीचे की ओर पलटने का काम करती है। आप अपनी हथेली को, ये जैसे हथेली है, इसको आप पलट करके देखने का काम कर सकते हैं, तो ये प्रोनेटर मसल यहाँ पर काम में कर रही है। और जैसे ये हुआ हमारा, हथेली को हमने उल्टा किया, ये प्रोनेटर हो गया। सुपिनेटर जो है इसको वापस उल्टे भाग को पुनः पुनः अपनी स्थिति के अंदर लेकर के और आ जाती है। एक होता है स्पिंक्टर, ये किसी भी छिद्र को संकरा करने का काम करती है। जैसे हमने एक पाइलोरिक स्पिंक्टर डाइजेशन में बताया था आपको, कि जो भोजन जब आमाशय से ग्रहणी के अंदर जाता है, तो वहां पर जो कार्डियक, पाइलोरिक और फंडिक पार्ट होते हैं, है ना, तो पाइलोरिक जो पार्ट है वहां स्पिंक्टर पाया जाता है। ठीक है, और एक डायलेटर, ये पेशियां किसी छिद्र को चौड़ा करने का काम जो है वो करती है। इसी तरह से लिवेटर मसल्स होती हैं, इनके ऊपर एक एक नंबर का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। हालांकि आज तक मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन इनके ऊपर देखा नहीं है, लेकिन एक नंबर का क्वेश्चन इनके ऊपर पूछा जा सकता है। लिवेटर मसल जो है पेशियां किसी भाग को ऊपर की ओर उठाने का काम करती है, जैसे कि मैसेटर हो गया आपका, जब आप खड़े हो रहे हैं तब आप इन पेशियों को महसूस जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह से डिप्रेसर मसल, ये किसी भी अंग को नीचे की ओर ले जाती है, जैसे कि डिप्रेसर मैंडिबुली जो है, मैंडिबल के अंदर आपका जो आप मुंह जब हिला रहे हैं, बोल रहे हैं, तब जो क्रिया हो रही है। इसी तरह से रोटेटर पेशियां, ये अंग को अपने अक्ष पर घुमाने का काम करती है, जैसे हमारा ये वाला हाथ के यहाँ पर है ना, रोटेटर। हाँ, रोटेटर कप डिजीज आपने नाम सुनी होगी इसमें, जैसे पायरिफॉर्मिस मसल जो है वो होती है। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर जो है वो पूरा हो जाता है, और ये यूनिट भी आपकी यहाँ पर पूरी हो जाती है। इसके बाद हम मान करके चलें, जैसे जो टोटल 3 यूनिट है, उसमें से 2 यूनिट आपकी लगभग, ये 2 यूनिट लगभग नहीं, पूरी हो चुकी है। इसका मतलब लगभग आपका 66% जो कोर्स है वो पूरा हो चुका है। केवल एक यूनिट बाकी बाकी बची है, जिसको भी हम धीरे धीरे पूरा करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।